Assalamu alaikum. Welcome back to this lecture series on Advanced Web Application Development. और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे CRUD operations using Entity Framework in an ASP.NET MVC application. So CRUD actually stands for Create, Read, Update and Delete Operations. So इस लेक्चर में हम बात करेंगे how to perform these create, read, update or delete operations using Entity Framework in an ASP.NET MVC web application. But before going to start this lecture, it's recommended कि आप हमारी जो previous video है on the topic of delete database records in ASP.NET MVC application, आप उसको study करें और then you can move on this lecture. So start करते हैं. एक्चुअली इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हम यूज़ करेंगे जो डेटाबेस, उसमें हमारे पास दीज टू डिफरेंट टेबल्स होंगे. द फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंट टेबल एंड द सेकंड वन इज़ एम्प्लॉय टेबल. सो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आईडी है, सेकंड कॉलम आपके पास नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सेकंड टेबल जो हम क्रिएट करेंगे वो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जेंडर, सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी. सो सबसे पहले हम ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर एंड देन फिर हम इसको यूज़ करेंगे इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन में यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क. सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट दिस डेटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर. सो इसके लिए हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे यहाँ से. सो हियर वी आर इन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. सो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ. उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सर्वर टाइप, इसको आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, डेटाबेस इंजन. सर्वर नेम जो कि आपके पहले आपके पास कंप्यूटर नेम है, देन आपका बैकस्लैश और फिर आपके सर्वर का नेम, देन अथेंटिकेशन विच इज़ विंडोज़ अथेंटिकेशन, इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे और क्लिक ऑन कनेक्ट. सो ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है. इसके बाद आप यहाँ पे न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने न्यू क्यूरी विंडो ओपन हो जाएगी वेयर यू कैन राइट SQL script to create database or tables. So here we can write SQL queries to create database. So सबसे पहले हम database create करते हैं. उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं create database और सपोज हम इस डेटाबेस का नाम देते हैं MVC _ CRUD DB एंड इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट. सो एज यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली. सो अगर हम यहाँ पे डेटाबेसेस फोल्डर को एक्सपेंड करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MVC_DB आपकी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गई है. और इसके अगर हम इसमें टेबल्स देखें तो इसमें अभी तक कोई टेबल हमने क्रिएट नहीं किया. तो इस डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं. सो यूज़ MVC_DB _CRUD DB और इसको इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं. सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड देन हम इसमें डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं. जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा, हमने एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करना है, देन उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट डिपार्टमेंट. और सपोज हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें 2 डिफरेंट कॉलम्स ऐड करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ आईडी और ये हमारे पास इंट टाइप का है और ये हमारे पास प्राइमरी की है इस टेबल के लिए, और प्राइमरी की, और सपोज ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी. ओके, देन इसमें हम दूसरा कॉलम लेने वाले हैं विच इज़ नेम ऑफ द डिपार्टमेंट. सो इसका नाम देते हैं नेम और ये है वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ लेंथ. सपोज हम इसे कह देते हैं 40 और दैट्स इट. सो इन क्यूरीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं और ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस.
ओके सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना था क्रिएट टेबल। सो हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? टेबल क्रिएट करने वाले हैं। सो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और इसमें हम एक आईडी कॉलम ले रहे हैं और एक नेम। सो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो अगर हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करें और डेटाबेस फोल्डर को एक्सपेंड करें और MVC CRUD डेटाबेस जो हमारे पास है इसको एक्सपेंड करें और इसका टेबल्स फोल्डर एक्सपेंड करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल हमारा क्रिएट हो गया। और अगर इसको एक्सपेंड करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं। एक आईडी कॉलम है, दूसरा हमारे पास नेम कॉलम है। ठीक है। सिमिलरली हम इसमें कुछ डाटा रोज इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। सो अब इसमें अगर हमने डाटा इंसर्ट करना, हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट किस में करने वाले हैं हम, डिपार्टमेंट टेबल में डाटा रोज इंसर्ट करने वाले हैं। और कौन सी वैल्यूज देने वाले हैं हम, सपोज वैल्यूज हम दे देते हैं CS। और ओके, इस तरह हम इसको कॉपी करते हैं और इसकी डिफरेंट डाटा रोज इसमें हम इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सपोज IT, और इसको कह देते हैं SE। सो ये तीनों कमांड्स या क्यूरीज अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें जो डाटा डिपार्टमेंट टेबल है इसमें हमारे पास नेम कॉलम के अगेंस्ट क्या हो जाएंगी, 3 वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि हमने आईडी वैल्यू क्यों नहीं दी, सो आईडी चूंकि प्राइमरी की है और इसको हमने आइडेंटिटी कॉलम कह दिया है, सो जैसे ही इसमें हम कोई रो इंसर्ट करेंगे तो आईडी कॉलम की इसकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती चली जाएंगी। ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट these 3 queries, or one row effective and one row affected. So these 3 rows successfully executed. So देखते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन सी डाटा रोज इंसर्ट हुई हैं। उसके लिए हम क्वेरी करते हैं select स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, सो हियर यू कैन सी आपका जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें ये डाटा रोज इंसर्ट हो गई हैं। फर्स्ट आईडी आपके पास CS, और सेकंड विद IT, एंड थर्ड विद SE। सो सिमिलरली हम न्यू कॉलम टेबल क्रिएट करते हैं ऑफ एम्प्लॉयज। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसमें हम कॉलम्स इंसर्ट करते हैं जैसा कि आपने स्लाइड्स में देखे थे। उसमें हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय आईडी कॉलम था, एम्प्लॉय आईडी, और जो कि हमारे पास इंटीजर टाइप का है और प्राइमरी की है, और ये भी क्या है, आइडेंटिटी है, और ये क्या है, स्टार्ट 1 से हो और इंक्रीमेंट कितने से हो, 1 से हो। सो इसको आप सिंपली आइडेंटिटी भी लिखें तो भी ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर डिपार्टमेंट टेबल के लिए किया था। और इसको पैरामीटर्स पास करें तो इसका भी यही मतलब है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो, और नेक्स्ट वैल्यू कितने इंक्रीमेंट हो गया है, 1 से इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है। सो सेकंड कॉलम हमारे पास है सपोज नेम ऑफ द एम्प्लॉय, इसको हम नेम दे देते हैं। सो करेक्टर टाइप, और इसको लेंथ दे देते हैं हम सपोज 50। और सेकंड कॉलम सपोज जेंडर, और ये भी क्या है, एन वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप है, और इसको लेंथ दे देते हैं सपोज 10। एंड देन फोर्थ कॉलम हमारे पास है सपोज सिटी, और ये भी हमारे पास क्या है, एन वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप है, और इसकी लेंथ हम दे देते हैं सपोज 50। एंड देन हमारे पास कॉलम है सैलरी, और ये भी क्या है हमारे पास, सपोज ये क्या है, डेसिमल टाइप का है, और ये कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें, 18, और ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ इसमें 2। ओके। इसके बाद हमारे पास सपोज इसको लिंक करना चाह रहे हैं हम डिपार्टमेंट टेबल के साथ, और इसमें मतलब मीन्स कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो हम क्या कह देते हैं, उसकी डिपार्टमेंट आईडी दे देते हैं, डिपार्टमेंट आईडी, और ये हमारे पास है इंटीजर टाइप। सो दैट्स इट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, डेटाबेस टेबल में, सॉरी फोल्डर में, उसमें MVC_CRUD इसको एक्सपेंड करें, टेबल्स कॉलम को एक्सपेंड करें, टेबल्स फोल्डर को एक्सपेंड करें, एंड देन आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट टेबल मौजूद है।
इसमें सिमिलरली हम डाटा रोज इंसर्ट करते हैं, लेकिन डाटा रोज इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को डिपार्टमेंट टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं। मींस के ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो सपोज ये आईडी के इक्वलेंट है। मींस के हम इसकी जो प्राइमरी की है इसको एज ए फॉरेन की ले रहे हैं एम्प्लॉयज़ टेबल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल कौन सा, एम्प्लॉय, और इसको क्या करते हैं, ऐड फॉरेन की, ऐड फॉरेन की। और वो कौन सी की है जी, इसमें जो डिपार्टमेंट, इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, और वो कहाँ से है, उसके क्या देते हैं, रेफरेंसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, और वो क्या है, आईडी। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूँ। ओके, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, फॉरेन की ऐड कर रहे हैं। कौन सी की फॉरेन की है, डिपार्टमेंट आईडी, और वो कहाँ से है, डिपार्टमेंट टेबल से है, और उस डिपार्टमेंट में कौन सा कॉलम है, ये आपका जो आईडी कॉलम है। ठीक है, इस आईडी कॉलम को हम इस एम्प्लॉयज़ टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने फॉरेन की को क्या नाम दिया है, डिपार्टमेंट आईडी नाम दिया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एम्प्लॉय टेबल में डाटा रोज इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और वैल्यूज़ दे देते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज़। हमारे पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी। वो चूँकि ऑटो जनरेट प्राइमरी की है, ऑटो जनरेट होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड के अगेंस्ट हमने चूँकि नेम देना है, जस्ट मैं इसका टेम्पलेट जस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास नेम है, उसके बाद जेंडर है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, सिटी, वो भी करेक्टर टाइप का है, और उसके बाद आपके पास सैलरी है, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी है। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और इसको जस्ट वैल्यूज़ देते हैं। सपोज यहाँ पे हम दे देते हैं नाम ज़ारा, और ये हमारे पास है फीमेल, और ये सिटी बिलोंग करती है सपोज विहाड़ी, और सैलरी इसकी सपोज हमारे पास है, और ये डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है 1। सिमिलरली नेक्स्ट हम नाम दे देते हैं सभी, और ये सपोज मेल बिलोंग करता है डीजी खान, सैलरी सपोज 2000, एंड डिपार्टमेंट सपोज 1। देन नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट वैल्यू सपोज इसे हम नाम दे देते हैं अरहम, और ये मेल, ये बिलोंग करता है लाहौर से, और सैलरी सपोज इसकी 3000, और डिपार्टमेंट सपोज 3। और सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो, इसको हम नाम दे देते हैं सारा, एंड फीमेल, और सपोज फीमेल सपोज ये फैसलाबाद, सैलरी सपोज 3000, एंड डिपार्टमेंट सपोज 2nd। देन नेक्स्ट एम्प्लॉय सपोज अब्दुल्ला, मेल, और सपोज बिलोंग्स टू विहाड़ी। ओके, देन सैलरी suppose 2000, एंड डिपार्टमेंट suppose 1st। और नेक्स्ट कॉलम हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट डाटा रो ऐड करते हैं शहराज, शहराज मेल, एंड सिटी suppose फैसलाबाद, सैलरी suppose 4000, एंड डिपार्टमेंट suppose 2nd। सिमिलरली एक और डाटा रो इंसर्ट करते हैं, और इसे नाम देते हैं सपोज शाहिद, मेल, बिलोंग्स टू मुल्तान, सैलरी सपोज 5000, डिपार्टमेंट सपोज 3rd। एंड लास्ट डाटा रो
सपोज शहबाज, मेल, लाहौर, और सपोज 8000 and department ID is 1. So these are the data rows. So let's select all these and इसको execute करते हैं. So all rows affected. So यहाँ पे हम इसकी डाटा रो जस्ट चेक करने के लिए कि डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो हियर यू कैन सी डाटा रोज सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई हैं. ठीक है. ज़ारा फीमेल बिहाड़ी 1000 सैलरी एंड डिपार्टमेंट आई डी इज़ 1 and similarly for all other data rows. So that's it about SQL Server. और इसमें हमने एक database क्रिएट की जिसको हमने नाम दिया MVC_CRUD database. फिर उसको यूज़ किया, उसमें हमने डिपार्टमेंट टेबल ऐड किया जिसमें एक ID और नेम कॉलम हमने ऐड किए. फिर हमने डिपार्टमेंट टेबल में कुछ डाटा रोज इंसर्ट की और उसके बाद हमने एम्प्लॉयज़ टेबल क्रिएट किया. एम्प्लॉय टेबल्स में हमने एम्प्लॉय ID, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ID ये कॉलम्स ऐड किए. फिर उसके बाद हमने डिपार्टमेंट टेबल को और एम्प्लॉय टेबल को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ID जो कि डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है, उसको यूज़ कर रहे हैं हम एज ए डिपार्टमेंट ID एज ए फॉरेन की इन द एम्प्लॉयज़ टेबल. और फिर हमने एम्प्लॉयज़ टेबल में ये कुछ डाटा रोज इंसर्ट की. सो अब इस डाटाबेस को और इस डाटाबेस के इन दोनों टेबल्स को हम यूज़ करेंगे अपनी ASP.NET MVC एप्लीकेशन में. सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स Visual Studio. Here we are in Visual Studio 2019 और यहाँ हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. So इसके लिए हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. देन यहाँ से टेम्पलेट चूज़ करते हैं और इसमें सबसे पहले आप चूज़ करेंगे C#, विंडोज़ एंड वेब और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. ASP.NET वेब एप्लीकेशन एंड पेरेंथेसिस में यहाँ पे आ रहा है .NET फ्रेमवर्क. इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. और इस प्रोजेक्ट का हम सपोज नाम दे देते हैं CRUD अंडरस्कोर यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क या EF. सो CRUD अंडरस्कोर यूजिंग अंडरस्कोर EF. सो CRUD ऑपरेशंस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क. इसके बाद लोकेशन हमको इसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही सेव कर रहे हैं एंड देन आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 विच इज़ द लेटेस्ट वन. इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एम्प्टी को सिलेक्ट करके और ऐड फोल्डर्स एंड कोर रेफरेंसेस में से यहाँ MVC को चेक करेंगे और देन इसके बाद आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे. सो हियर यू कैन सी जो हमारा प्रोजेक्ट है विद द नेम ऑफ CRUD अंडरस्कोर यूजिंग अंडरस्कोर EF क्रिएट हो गया है और इसमें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल हैं विच इज़ अकॉर्डिंग टू MVC एप्लीकेशन. सो इसमें अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसमें अब सबसे पहले एंटिटी डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, आप मॉडल्स फोल्डर के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड और ऐड के बाद आप क्लिक करेंगे न्यू आइटम और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे आप डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रहा है ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल. हम इसका ADO एंटिटी डाटा मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सपोज हम इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डाटा मॉडल और उसके बाद क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर और यहाँ से हम चूज़ करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस एंड देन नेक्स्ट और यहाँ से हम डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके लिए आप क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन और यहाँ से आप नेम चूज़ करेंगे अपने सर्वर का, SQL सर्वर का. तो इसके लिए मैं नाम देता हूँ अपने पहली मशीन का नाम विच इज़ शहजाद अली और फिर बैकस्लैश और इसके बाद सर्वर का नाम विच इज़ SQL एक्सप्रेस और
शहजाद अली एसक्यूएल एक्सप्रेस। ओके, और इसके बाद आप अथेंटिकेशन, इसको विंडोज़ अथेंटिकेशन ही रहने देंगे, और इसके बाद डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो डेटाबेसेस हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी, और जो हमने अभी क्रिएट की है MVC अंडरस्कोर क्रड डीबी। सो हम इस एप्लीकेशन के लिए इसी डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ MVC अंडरस्कोर क्रड डीबी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसके बाद हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, जस्ट टू टेस्ट द कनेक्शन। सो टेस्ट कनेक्शन सक्सेडेड, और क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सेव कनेक्शन सेटिंग्स इन वेब डॉट कन्फिग। सो आप नाम देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग का, और हम इसे सपोज नाम दे देते हैं एम्प्लॉय DB context। दिस इज एक्चुअली यूज फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग, सो हम इसे नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय DB context। और इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क का वर्जन। सो हम इसको एंटिटी फ्रेमवर्क 6.x के साथ ही जाएंगे इसको। सो इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप टेबल व्यूज़ या जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं जो आप इस MVC एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। सो इस सिनेरियो में हम सिर्फ कुछ टेबल्स को ही यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़। सो हम इन दोनों टेबल्स को यूज़ करने वाले हैं। सो हम इन्हीं दोनों टेबल्स को ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद क्लिक ऑन, और हम इसको मॉडल नेम स्पेस को इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। सपोज हम इसे कह देते हैं मॉडल्स, और हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ टेबल्स को एक्सपेंड करके इसमें से जो टेबल हमने सेलेक्ट किए वो, और इसके बाद नेम स्पेस को हमने नेम दे दिया विच इज़ मॉडल्स। उसके बाद हम क्लिक करते हैं ऑन फिनिश। सो हियर यू कैन सी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय एंटिटीज़ क्रिएट हो गई हैं, और डिपार्टमेंट टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ID एंड नेम कॉलम है, और सिमिलरली एम्प्लॉयज़ टेबल में देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय ID, नेम, जेंडर्स, सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ID, ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल हैं, और इनके बीच में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और हम इसको यहाँ पे देखें तो सोर्स क्या है, डिपार्टमेंट है, और टारगेट क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, और ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कॉलम ID फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल एंड विद डिपार्टमेंट ID इन द एम्प्लॉय टेबल। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इसमें अगर मॉडल्स ऑर्डर में जाएं तो यहाँ पे देखें तो एम्प्लॉय डाटा मॉडल में हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा मॉडल डॉट टी में देखें तो हमारे पास डिपार्टमेंट डॉट CS भी क्रिएट हो गया है, और एम्प्लॉय डॉट CS। ठीक है, सो विच इज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टेबल, और या एम्प्लॉयज़ की जो टेबल में जो डाटा था वो ही आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और उसी के करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट डाटा मॉडल भी क्रिएट हो गया है, विच इज़ अगेन फॉर द डिपार्टमेंट मॉडल, सॉरी फॉर डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन कंट्रोलर्स फोल्डर, और उसके बाद ऐड, और ऐड के बाद आप क्लिक करेंगे कंट्रोलर के ऊपर। और अब हम यहाँ से एम्प्टी चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ये यूज़ करेंगे, ताकि उसका जो रिलेटेड डाटा है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप चूज़ करेंगे मॉडल क्लास, जिसके लिए आप ये डिफरेंट व्यूज़ या कंट्रोलर्स क्रिएट करने वाले हैं। आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय क्रड यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट मॉडल्स। और इसके बाद डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद हम यहाँ से कंट्रोलर को नेम दे देते हैं, सपोज एम्प्लॉय कंट्रोलर। सो हम इसको नाम देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहाँ से हम इसको बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं और क्लिक करते हैं ऑन ऐड। सो हियर वी हैव एन एरर, सो डोंट वरी, ये मोस्टली एरर आ जाता है, तो आप इसको ओके पे क्लिक करें। और इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसको यहाँ से क्लोज करें,
और आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और इसको रीबिल्ड करें। ओके, उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और इस फोल्डर के ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करने के बाद हम इसका दोबारा कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। सो रीबिल्ड सक्सेडेड। सो ओके, सो अगर हम अब इस व्यूज़ फोल्डर में देखें तो अभी आपके पास कोई व्यूज़ नहीं है, कंट्रोलर्स में आपके पास अभी तक कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ। सो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर फोल्डर्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ऐड एंड देन कंट्रोलर, और यहाँ से हम चूज़ करते हैं MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। सो जो एंटिटी फ्रेमवर्क हमने क्रिएट किया है, जो यूज़ किया है, उसको यूज़ करते हुए हम व्यूज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी मॉडल क्लास चूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉय मॉडल क्लास, और उसके बाद डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज़ करते हैं विच इज़ एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद हम इस कंट्रोलर को नाम दे देते हैं, सपोज हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर। बाकी सेटिंग्स जो है उसे डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं और उसके हम ऐड पे क्लिक करते हैं। सो कंट्रोलर सक्सेसफुली ऐड हो गया है हमारे यहाँ पे। यू कैन सी एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट CS। सो जो पहले जो एरर आया था उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरर आ जाता है। सो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर के ऊपर जाएंगे, वहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रीबिल्ड करेंगे, और उसके बाद आप काम करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। सो डोंट वरी। सो ये करने से अभी हमारा क्या हुआ, कंट्रोलर्स फोल्डर में आपका कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। और इसके बाद अगर व्यूज़ में जाएं तो हमारे जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग हमें व्यूज़ चाहिए थे वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट एंड इंडेक्स, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर और क्लास के ऊपर इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। सो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स मेथड आ रहा है, ठीक है, और फिर हमारे पास है डिटेल्स मेथड है। डिटेल्स के बाद आपके पास क्रिएट मेथड है, एक्शन मेथड है, और फिर हमारे पास है क्रिएट एक्शन मेथड अगेन है, और ये एक्चुअली विद सम पैरामीटर्स है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फॉर नाउ। और इसके बाद हमारे पास है एडिट एक्शन मेथड है, और फिर हमारे पास है एडिट एक्शन मेथड अगेन है विद सम पैरामीटर्स। सो इनमें क्या डिफरेंस है इसको भी हम देखेंगे जब हम अपने इस कोड को कस्टमाइज़ करेंगे। ये तो डिफ़ॉल्ट जनरेटेड कोड है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो तब हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद डिलीट एक्शन मेथड है, एंड फिर हमारे पास डिलीट कन्फर्मेशन के लिए डिलीट कन्फर्म एक्शन मेथड भी है, और फिर हमारे पास डिस्पोज मेथड है हमारे पास, ठीक है। सो ये तो है हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास। और इसके बाद अगर हम व्यूज़ को देखें तो व्यूज़ में हमारे पास यहाँ पे क्रिएट व्यू है विच इज़ फॉर क्रिएट एक्शन मेथड। देन हमारे पास है डिलीट, डिटेल्स, एडिट एंड इंडेक्स। ये डिफरेंट एक्शन डिफरेंट व्यूज़ भी हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर के लिए यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। सो इसके बाद अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर जाएं और जो हमारी प्रोजेक्ट है इसको अगर एग्जीक्यूट करें, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर आ रहा है, सर्वर एरर इन स्लैश एप्लीकेशन द रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड। सो गेस ये एरर किस वजह से आ रहा है। ओके, सो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और जी, एनी आइडिया कि ये एरर जो है हमारा किस वजह से है। एक्चुअली ये एरर चूँकि हम किस कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर को, लेकिन अगर आपको राउटिंग याद हो तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होती है, आप ऐप स्टार्ट में जाएं और रूट कन्फिग पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कौन सा कॉल होता है, यहाँ से होम कंट्रोलर है आपके पास। सो हम इसको यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसको एम्प्लॉय कंट्रोलर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है वो एम्प्लॉय कंट्रोलर है, ठीक है, और उसका इंडेक्स मेथड कॉल होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर अगेन जाते हैं और यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट
एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पे आ रही है। सो यहाँ पे अगर हम एडिट पे क्लिक करें, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एडिट व्यू प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक टेक्स्ट जेंडर जो है ये टेक्स्ट में आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे आपके पास CSIT और SE ये आपके पास लिस्ट फॉर्म में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में। और इसी तरह अगर हम बैक जाएं और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें तो आपका जो डिटेल्स व्यू है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बैक टू लिस्ट जाएं और डिलीट पे क्लिक करें तो ये भी प्रॉपरली काम करेगा। क्रिएट न्यू के ऊपर जाएं तो आपके पास यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जेंडर है, और ये भी आपके पास एक किस में है, टेक्स्ट फील्ड में है, और सिटी, और उसके बाद सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। सो बैक टू लिस्ट जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंडेक्स व्यू आ रहा है। सो इस डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को जो हमने क्रिएट किया विद व्यूज़, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ का जो इंडेक्स व्यू है वो आ रहा है एडिट एम्प्लॉय करने के लिए, एडिट वाला व्यू, और उसके बाद डिटेल्स और डिलीट व्यू सारे के सारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे। लेकिन इनमें कुछ इश्यूज हैं, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे जेंडर आपका जो टेक्स्ट में आ रहा है, जो हमारे ऑटो जनरेटेड जो व्यूज़ हैं उसमें हम जाके थोड़ी कस्टमाइज्ड चेंजिंग्स करेंगे। सो नाउ हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑटो जनरेटेड व्यूज़ क्रिएट हुए हैं, जिसमें हमारे पास इंडेक्स व्यू है या क्रिएट व्यू है, सिमिलरली एडिट या डिलीट व्यूज़ जो हैं, वो जो ऑटो जनरेटेड है उनको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स Visual Studio। सो हियर वी आर इन Visual Studio। सो अगर हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करें, सो हियर यू कैन सी हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमारे सामने आ रही है। सो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके न्यू एम्प्लॉयज़ या न्यू डाटा क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम एडिट भी कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए व्यू देखने के लिए भी इस एम्प्लॉयज़ के, तो हम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डिटेल व्यू आ जाएगा। सिमिलरली डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ चेंजिंग्स करनी है इस एप्लीकेशन जो हमारी, इसको कस्टमाइज करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हमने इंडेक्स व्यू में, ये हमारे पास एक्चुअली जो हमारे सामने आ रहा है ये आपको पता होगा कि ये इंडेक्स व्यू है, ठीक है। जो कि अगर हम यहाँ पे कॉल करें इसको एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय और इंडेक्स, सो यू कैन सी वही आउटपुट आ रही है। और हम किसको कॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू को। सो इंडेक्स व्यू में हमने क्या कस्टमाइज करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एम्प्लॉय नेम्स हैं उनका जो कॉलम है, कॉलम नेम है वो भी नेम है। और अगर यहाँ पे हम जो डिपार्टमेंट नेम्स देखें, CSSEIT, सो इनका जो कॉलम है वो भी हमारे पास, कॉलम नेम जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे नेम ही आ रहा है। सो इसमें हम सबसे पहले जो चेंजिंग्स करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इसको सपोज हम डिपार्टमेंट नेम कर देते हैं, ठीक है। सो एक चेंजिंग हम ये करेंगे। सो इसके लिए हम इंडेक्स व्यू को कस्टमाइज करेंगे। सिमिलरली अगर हम क्रिएट न्यू के ऊपर जाएं, सो क्रिएट न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ आप देखें एम्प्लॉय /क्रिएट, सब कौन सा इंडेक्स मेथड या कौन सा व्यू कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो क्रिएट व्यू है वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट करें तो सपोज मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिटी की वैल्यू दे देता हूँ, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने कुछ कॉलम्स के अगेंस्ट मैंने डाटा इंसर्ट नहीं किया। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारा जो है जो डाटा रो है या जो एम्प्लॉय है वो हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। सो यहाँ पे क्रिएट में हमने क्या चेंजिंग्स करनी है या क्या कस्टमाइजेशन करनी है, हमने इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड करना है, ठीक है, ताकि जेंडर सैलरी की वैल्यू भी इंसर्ट की जाए। सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किन किन रोज को हमने रिक्वायर्ड फील्ड्स बनाना है। सो क्रिएट व्यू में हमने ये चेंजिंग्स करनी है, इंडेक्स व्यू में हमने ये नेम वाली चेंज करनी है। और इस तरह अगर आप एडिट के ऊपर क्लिक करें तो एडिट व्यू में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जेंडर में आपके पास जो जेंडर है वो टेक्स्ट में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा। सो जेंडर में हमने एडिट व्यू में हमने ये वाली चेंजिंग्स करनी है।
और इसी तरह सपोज अगर मैं डिलीट के ऊपर यहाँ पे इस एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँ तो डिलीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ चेंजिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जो एप्लीकेशन है इसको कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस इंडेक्स व्यू को चेंज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। लेट्स शिफ्ट ऑन आवर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास employee.cs, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पब्लिक इंट एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, लाइक आईडी है, उसका नेम है। इसमें हमने कस्टमाइज़ क्या करना है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल्स फोल्डर में जाके एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ऐड, और क्लास पे क्लिक करते हैं और इसको सपोज नाम दे देते हैं टी डिपार्टमेंट डॉट सी एस, और टी डिपार्टमेंट डॉट सी एस, और इसको ऐड पे क्लिक करते हैं। तो नाउ इसको मॉडिफाई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यूजिंग system dot component model dot data annotation, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं विद डिपार्टमेंट, और इसमें हम चेंजिंग्स करते हैं, इसको नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट मेटा डेटा। और इसमें हमने करना क्या चाह रहे हैं, हम जो हमारा जो पब्लिक स्ट्रिंग जो हमारे पास वेरिएबल है नेम, और जो कि अपनी वैल्यूज़ ले रहा है यूजिंग गेटर एंड सेटर, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो नेम है इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद डिस्प्ले नेम। ओके, डिस्प्ले इज अ फंक्शन, डिस्प्ले नेम एज, इसको हम क्या किसके साथ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम। सो दैट्स इट। अब ये जो हमारा नेम है वो डिस्प्ले होगा एज ए डिपार्टमेंट नेम, और इसको हम यूज़ करते हैं पब्लिक पार्शियल क्लास डिपार्टमेंट, और इसको हम पास करते हैं एज ए मेटा डेटा टाइप, और टाइप ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट मेटा डेटा, और दैट्स इट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं, और एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाके इसको हमको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। हियर यू कैन सी हमारे पास जो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है वो कॉलम जो है वो नेम के साथ शो हो रहा है, जबकि हमारे पास जो यहाँ पे जो हमने चेंजिंग्स की थी कि हमारे पास जो पहले डिपार्टमेंट नेम सिर्फ नेम कॉलम के साथ आ रहा था, अब उसको हमने चेंज कर लिया है विद डिपार्टमेंट नेम। अगर हम अपनी जो हमने क्लास क्रिएट की है उस पर वापस जाएं तो यह आप देख सकते हैं हमने एक पार्शियल क्लास डिपार्टमेंट क्रिएट की और फिर हमने एक डिपार्टमेंट मेटा डाटा क्लास क्रिएट की। इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी ये पार्शियल डिपार्टमेंट क्लास क्रिएट करने की और डिपार्टमेंट मेटा डाटा क्लास क्रिएट करने की। यही काम हम एम्प्लॉय क्लास में भी जाके कर सकते थे, ठीक है। हर दफ़ा इसको क्रिएट करेंगे अपनी जो हमारे पास डिपार्टमेंट एंटिटी के थ्रू हम इसको डिपार्टमेंट क्लास जनरेट करेंगे, ऑटो जनरेट करेंगे, तो हर दफ़ा हमारी जो डिपार्टमेंट क्लास होगी वो उसी तरह क्रिएट होगी जो कि हमने पहले ऑटो जनरेटेड क्रिएट हुई थी। ये चेंजिंग हमें हर बार करनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर वो काम हम डिपार्टमेंट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए बेटर वे क्या है कि हमने उसको कस्टमाइज जो चेंजिंग्स है हमारी वो हमने पार्शियल क्लास के अंदर जो हमने क्रिएट की पार्शियल डिपार्टमेंट क्लास उसके अंदर कर ली है, ताकि हर बार जब आपकी डिपार्टमेंट क्लास है वो ऑटो जनरेट हो तो हर बार हमें वो जो हमारी चेंजिंग्स हैं कस्टमाइजेशंस जो हमारी वो बार बार ना करनी पड़े, ठीक है। इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाई कांट वी अप्लाई द डिस्प्ले एट्रीब्यूट
directly to the auto-generated department class instead of creating another partial department and department metadata class? So the answer is we can do it without creating these department and department metadata class. ठीक है, बट ये हम किस लिए कर रहे हैं? There is nothing stopping us from doing it, but every time the department class is auto generated, our custom changes will be lost. जो हमने custom changes की होंगी डिपार्टमेंट क्लास के अंदर, वो हर बार उसको जब हम ऑटो जनरेट करेंगे तो वो हमारी लॉस हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर क्रिएटिंग अनदर पार्शियल क्लास एंड अप्लाइंग आवर चेंजिंग्स. ठीक है, सो ये तो था कि हमने जो हमारा इंडेक्स व्यू है उसके अंदर हमने जो कस्टमाइजेशंस की हैं वो किस तरह से कर सकते हैं. देन नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू कि हाउ टू मेक दीज फील्ड्स ऑन द क्रिएट व्यू रिक्वायर्ड. मीन्स कि जो हमारे पास नेम है, सैलरी है, या जो बाकी जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनको अगर हम सपोज रिक्वायर्ड फीड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना पड़ेगा उन प्रॉपर्टीज़ के साथ जिनको हम रिक्वायर्ड बनाना चाह रहे हैं. So the employee class that is present in the employee data model dot designer dot cs is auto generated by the entity framework. So similarly जिस तरह हम डिपार्टमेंट क्लास के अंदर चेंजिंग्स करते हैं तो वो जब हर दफ़ा ऑटो जनरेट होनी थी तो वो चेंजिंग्स जो हैं वो हमारी लॉस हो जानी थी. तो इसी तरह यही जो रिक्वायर्ड फील्ड है ये हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसका भी वही डिसएडवांटेज होगा कि जैसे ही हम एम्प्लॉय क्लास हमारी ऑटो जनरेट होगी दोबारा तो वो चेंजिंग्स जो हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए भी जो है वो एक अलग से इसकी पार्शियल क्लास एम्प्लॉय क्रिएट करें ताकि वो जो चेंजिंग्स हैं वो हमारी सेव रहें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, सो चलें इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ये क्रिएट व्यू के अंदर जो हमारी फील्ड्स हैं उनको रिक्वायर्ड किस तरह से किया जा सकता है. सो शिफ्ट करते हैं ऑन विजुअल स्टूडियो. सो हियर वी आर इन विजुअल स्टूडियो. सो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी जो फील्ड्स हैं लाइक एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर या बाकी जो फील्ड्स हैं इनको हम क्या करना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं. तो एक तरीका तो ये है कि हम इस पर जो हमारी एम्प्लॉय डॉट सी एस क्लास है इसी के अंदर ये चेंजिंग्स कर लें, लेकिन ड्रॉबैक वही है कि जैसे ही हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपनी एम्प्लॉय क्लास दोबारा ऑटो जनरेट होगी तो उसके अंदर जो हमारी कस्टमाइज चेंजिंग्स होंगी वो लॉस हो जाएंगी. ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल फोल्डर्स के ऊपर जाते हैं. ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं क्लास के ऊपर और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं पी एम्प्लॉय डॉट सी एस और ऐड करते हैं इसको. और इसमें भी हम जाके वही चेंजिंग्स करते हैं जो हम करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशंस और इसमें हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं सपोज पब्लिक पार्शियल क्लास एम्प्लॉय. और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मेटा डाटा क्लास पोस्ट क्रिएट करते हैं विच इज़ पब्लिक क्लास एम्प्लॉय मेटा डाटा और इसमें हम जो चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं वो करते हैं. ठीक है, सो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा जो पब्लिक स्ट्रिंग नेम जो एट्रीब्यूट है जिसकी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं और डिस्प्ले करवा रहे हैं यूजिंग गेटर एंड सेटर, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं. दैट्स इट. अब आपने जिन जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिन जिन फील्ड्स को रिक्वायर्ड करना है आप उसके साथ ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दें. दैट्स इट. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मेरी जो सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से. ठीक है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ पी एम्प्लॉय क्लास में और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, और इसमें हमने सपोज हम रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, सपोज सारी फील्ड्स को हम रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं. हम क्या करते हैं, जेंडर के साथ भी हमने रिक्वायर्ड लगा दिया. ठीक है, और इसके बाद हम सिटी को भी रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं. ठीक है, और जो हमारी सैलरी है वो भी रिक्वायर्ड फील्ड हो और इसके बाद जो हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी है वो भी रिक्वायर्ड फील्ड हो.
ठीक है। सो नेम हमारी रिक्वायर्ड फील्ड होगी, जेंडर, सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये सारी क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है। और इसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, इसको मेटा डेटा टाइप, टाइप ऑफ, ये जो क्लास है वो किसकी मेटा डेटा टाइप यूज़ कर रही है, टाइप ऑफ, क्या करना है, एम्प्लॉय मेटा डेटा, दैट्स इट। सो अब ये क्या है, ये क्लास क्या करेगी, अब जो भी आपकी एम्प्लॉय जो है वो ऑटो जनरेटेड जो भी क्लास हो, अब उसके लिए जो पार्शियल क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं ये क्या करेगी, ये जो फील्ड्स हैं इनको क्या कर देगी, रिक्वायर्ड फील्ड बना देगी। ठीक है। सॉरी, इसके साथ हमने पब्लिक इंक्लूड करना है, पब्लिक। ओके, सो दैट्स इट। इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सो हियर यू कैन सी हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है और यहाँ पे जो इंडेक्स व्यू में चेंजिंग्स थी वो हमारी एज इट इज़ आ रही हैं। और हम क्रिएट के ऊपर जाएं, सो क्रिएट न्यू, और यहाँ अगर हम इसको नेम देते हैं सपोज एक्स वाई जी, और जेंडर अगर यहाँ पे हम सपोज कुछ भी, सपोज जेंडर की वैल्यू हम खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे सिटी में हम कुछ ऐड कर देते हैं और सैलरी हम यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है। और जेंडर हमने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है सी एस। ठीक है। सो ये भी एक इशू है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दो इश्यूज और भी हैं। सो पहले अभी जो हमने चेंजिंग्स की है उसको देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, सो एज यू कैन सी जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब इसका डाटा हमने इंसर्ट नहीं किया तो ये एक रिक्वायर्ड फील्ड आ रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको भी एम्प्टी छोड़ के इसको क्रिएट पे क्लिक करें तो ये आपका जो डाटा है ये क्रिएट नहीं होगा। सिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो ये फील्ड्स हमने क्या की, हमने रिक्वायर्ड कर दी। चूंकि हमने इसको एम्प्टी छोड़ा है तो ये इसके लिए क्या कर रहा है, डाटा इंसर्ट नहीं करेगा जब तक हम इसको डाटा दे नहीं देंगे। ठीक है। सो पूरे का पूरा डाटा रो इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो ये इशू तो रिजॉल्व हो गया हमारा। अब इसमें फर्दर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो ये कि जो जेंडर है, सपोज मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। सो अब ये इसने इसको ले लिया है, लेकिन अब ये तो रॉन्ग है, जेंडर तो इस तरह का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। सो ये क्या है, जेंडर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक और इशू क्या है, वो ये इशू नहीं कह सकते। सो फॉर इसमें भी हम क्या करें, ये सी एस डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है, तो पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जैसा कि आप एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं यहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट या सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, वो चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक चेंजिंग यहाँ पे करेंगे डिपार्टमेंट के लिए, और फिर चेंज हम करेंगे इसके जेंडर के लिए। ठीक है। सो इसको हम क्लोज करते हैं और रिक्वायर्ड जो चेंजिंग्स हैं वो जाके करते हैं। ठीक है, क्रिएट व्यू के अंदर। सो चेंज हमने कहाँ पे करना है, चूंकि हमारा वो क्रिएट व्यू था तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट व्यू के अंदर। और यहाँ हमने चेंजिंग्स क्या करनी है, हमने जो जेंडर यहाँ पे हमारा शो हो रहा था, हम कहाँ जाते हैं जी, यहाँ पे ये हमारे पास है नेम और ये जेंडर और ये सिटी। सो हम चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं फॉर जेंडर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है एडिटर फॉर, ठीक है, दिस थिंग। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये सिंपली क्या कर रहा है, वैल्यूज ले रहा है वहाँ से। ठीक है। सो हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है। और ठीक है, ये लाइन हमारी होगी कमेंट। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि एच टी एम एल में कमेंट किस तरह से करते हैं। सब इसको हम रिप्लेस करते हैं अपनी न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लिस्ट शो करवाना चाह रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल, और वहाँ पे यूज़र उसको सिलेक्ट करे और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डाटा उसके अगेंस्ट, जेंडर फील्ड के अगेंस्ट वो वाला डाटा आ जाए। तो हम क्या करना चाह करेंगे उसके लिए, एट एच टी एम एल डॉट, हम क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, जेंडर, और उसमें हम क्या करेंगे, न्यू, और हम क्या करना चाह रहे हैं, लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू लिस्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, सॉरी, न्यू लिस्ट, सिलेक्ट लिस्ट आइटम, सिलेक्ट लिस्ट आइटम। और इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम कौन कौन सी लिस्ट देना चाह रहे हैं, न्यू, सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और इसमें हम टेक्स्ट क्या देना चाह रहे हैं, मेल, और इसको हम कोटेशंस के अंदर देंगे। और सिमिलरली हम क्या करना चाह रहे हैं, मेल, और इसकी वैल्यू क्या हो, ये तो टेक्स्ट जो डिस्प्ले होगा वो मेल शो होगा, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी मेल ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे वो टेक्स्ट जो शो हो मेल, वहाँ पे क्लिक करे यूज़र तो उसके अगेंस्ट उसको क्या शो हो, मेल पे के ऊपर क्लिक करे तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू जानी चाहिए आपकी उस डेटाबेस के अंदर, वो भी मेल ही जानी चाहिए। ठीक है, और इसको सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, फॉर फीमेल। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अगर वहाँ पे जो टेक्स्ट फीमेल लिस्ट में शो हो और उसके अगेंस्ट डाटा क्या जाना चाहिए, फीमेल। ठीक है, और ये एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं आना, बल्कि इसको हम एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो फीमेल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा, और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट जेंडर, और उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, न्यू क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। सो दैट्स इट, ये रिक्वायर्ड चेंजिंग थी जो हमने करनी थी। ये जो हमारे पास ऑटो जनरेटेड कोड था, वहाँ पे हमारे पास ये लाइन के हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ। अब ये क्या कर रहा है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएगा जेंडर टाइप की, और जिसमें क्या लिखा होगा, लिस्ट में कितनी आइटम्स होंगी, मेल और फीमेल। अगर मेल पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, मेल, और फीमेल पे क्लिक करेंगे तो क्या वैल्यू जाए, फीमेल। सिमिलरली उसके स्टार्ट में, लिस्ट के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ आए, सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, इस एस को भी हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, ये चेंजिंग सी जो हमें करनी है। और इसको हम, इसके बाद हमने दूसरी चेंजिंग्स जो चेंज तो थी, वो हम क्या करना चाह रहे थे, वो हम करना चाह रहे थे, हमने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे क्या आए, माइ उसकी वैल्यू जो आ रही थी डिफ़ॉल्ट, वो डिपार्टमेंट आ रही थी। ठीक है, लाइक सी एस आ रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट की वैल्यू एज इट इज़ ना आए, बल्कि वहाँ पे पहले क्या आए, वहाँ पे डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ आना चाहिए उस लिस्ट में। ठीक है, सो लिस्ट तो उसकी ऑटोमेटिकली आ रही थी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है, और यहाँ पे नल है, और फिर इसकी वैल्यूज़ वो ले रहा है यहाँ से। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, दैट्स इट, ये चेंजिंग हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिपार्टमेंट आईडी कॉमा नल, और सेलेक्ट डिपार्टमेंट, और एस टी एम एल, ओके ये हटाएंगे यहाँ से, ओके एस टी एम एल एट्रीब्यूट्स, और दैट्स इट। एक चेंजिंग हमने यहाँ पे की, और दूसरा हमने इसको यहाँ पे जेंडर के लिए चेंज किया। तो ये हमारा, हमने अपनी जो कस्टमाइजेशन है फॉर क्रिएट व्यू के लिए वो हमने कर लिया। इसको सेव करते हैं और एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर वापस जाते हैं और इसको यहाँ से रन करते हैं। सो एप्लीकेशन रन हो गई है, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है यहाँ पे, और जो हमने इंडेक्स व्यू में जो चेंज की थी वो एज इट इज़ है हमारे पास। इस तरह क्रिएट न्यू के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एम्प्लॉय कंट्रोलर के क्रिएट व्यू के ऊपर हैं, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं सपोज अली, और अब यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जेंडर में क्या आ रहा है, सिलेक्ट जेंडर आ रहा है, और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। सो आप यहाँ पे वैल्यू इसकी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेल सपोज हमने सेलेक्ट किया, और इसका हम दे देते हैं सपोज पाक पतन, और सैलरी में हम दे देते हैं सपोज 5000, और यहाँ पे डिपार्टमेंट डायरेक्टली जो आ रहा था पहले सी एस आ रहा था, अब उसके बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं डिपार्टमेंट, और इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो नाउ यू कैन सी ये वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इंसर्ट हो गई है। सो हमने क्रिएट व्यू में हमने क्या चेंजिंग्स की, हम चलते हैं क्रिएट न्यू के ऊपर। सो हमने 3 चेंजिंग्स किया यहाँ पे। एक तो हमने जेंडर के, ये टेक्स्ट के बजाय क्या हो यहाँ पे, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली डिपार्टमेंट आईडी की हमने क्या कहा, यहाँ पे डिपार्टमेंट डायरेक्टली सिलेक्टेड ना हो, बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट मेंशन हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर।
तीसरी चीज़ जो हमने चेंज की वो क्या, कि हमने इन फील्ड्स को रिक्वायर्ड बनाया। ठीक है, ये जो हमारे पास नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी है, ये सारी फील्ड्स क्या हो, रिक्वायर्ड हो। मीन्स कि इसकी वैल्यू, लाइक हम यहाँ पे नेम की वैल्यू नहीं देता, और मैं जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू इंटर कर देता हूँ। ठीक है, और डिपार्टमेंट भी यहाँ से कुछ चूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो ये क्रिएट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेम जो है उसको रिक्वायर्ड फील्ड बनाया हुआ है। ठीक है, सो बैक टू लिस्ट। सो ये थी जो हमने चेंजिंग्स की इन इंडेक्स व्यू और क्रिएट व्यू के अंदर। ठीक है, जो हमारा ऑटो जनरेटेड कोड था उसके अंदर हमने इंडेक्स व्यू और जो हमारे पास है क्रिएट व्यू, इसमें हमने चेंजिंग्स की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिट व्यू को और डिलीट व्यू को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। पहले उसके इश्यूज़ को देखेंगे, फिर उसके हम जो इश्यूज़ को हम रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। So now let's discuss how to customize auto-generated edit view in ASP.NET MVC web application. So let's shift towards Visual Studio. So here we are in Visual Studio और हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। So here you can see the expected output। और प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि इंडेक्स व्यू में कुछ हमने चेंजिंग्स की थी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड सिमिलरली हमने क्रिएट व्यू में भी कुछ चेंजिंग्स की थी। सो लेट्स नाउ डिस्कस। चलें पहले इसको एडिट व्यू को ओपन करते हैं। सपोज हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास नेम आ रहा है, और आप नेम भी एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जेंडर को भी एडिट कर सकते हैं, सिमिलरली सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे अगेन वही वाले इश्यूज हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे इन क्रिएट व्यू। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपके पास आ रहा है जेंडर, ये भी टेक्स्ट के अंदर है। सपोज मैं इसको यहाँ पे फीमेल को ई हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगेन एक रॉन्ग वैल्यू होगी और डाटाबेस में आपकी इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। ठीक है, सो जेंडर को क्या करना है, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। एक चेंज तो हमने एडिट व्यू के अंदर ये करनी है। दूसरा वही चीज़ जो हमने डिपार्टमेंट के लिए की थी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर भी ये चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि वो सेलेक्ट डिपार्टमेंट मेंशन हो यहाँ पे। सो तीसरी चीज़ हम एक ये करना चाह रहे हैं, सपोज कोई यूज़र यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करे किसी यूज़र के, तो हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फील्ड होता है, आपने अक्सर डेटाबेस अक्सर आपने एप्लीकेशन देखे, कोई फील्ड आपकी नॉन एडिटेबल हो। मीन्स सपोज हम करते हैं कि जो नेम है वो नॉन एडिटेबल हो, बाकी चीज़ें यूज़र जो है वो एडिट कर सके, लेकिन जो नेम है वो एडिट ना कर सके। ठीक है, या सिटी एडिट ना कर सके, या सैलरी, कोई ऐसी फील्ड जो हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि यूज़र वो फील्ड एडिट ना कर सके। सो ये दो तीन चेंजेस हम एडिट व्यू के अंदर करके देखते हैं। ठीक है, सो हम इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं एडिट व्यू के ऊपर। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं एडिट व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और इसमें हमने वही चेंजिंग्स करनी है जो कि हमने क्रिएट व्यू के लिए की थी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, और वेयर इज डिपार्टमेंट आईडी। ओके, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नल के बाद हम ऐड कर देते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, सो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो जेंडर है इसको हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करवाना है। सो उसके लिए मैं जाता हूँ क्रिएट व्यू के ऊपर। सो जो चेंजिंग हमने वहाँ पे की थी इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं लेके आता हूँ इसको एडिट व्यू के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, या इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये क्या होगा, अब ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी जिसमें आपको सेलेक्ट जेंडर पहले लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास मेल और फीमेल मेंशन होंगे। अगर आप मेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू मेल जाएगी डेटाबेस के अंदर, अगर आप फीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू फीमेल जाएगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सो तीसरी चेंजिंग जो हम करना चाह रहे थे, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये जो मॉडल डॉट नेम है इसको हम जो नेम मतलब आपके एडिट व्यू के ऊपर आए उसको हम नॉन एडिटेबल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट करने के लिए आपको पता है कि इसको किस तरह से कमेंट करते हैं। ओके, हम इसको
कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम एडिट फॉर के बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले फॉर मॉडल डॉट नेम न्यू HTML एट्रीब्यूट्स। इसको एज इट इज़ रहना देते हैं और नीचे क्या करते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं HTML डॉट हिडन फॉर, और इसमें हम क्या कर देते हैं मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट नेम। अब क्या होगा, वो नेम एट्रीब्यूट जो होगा वो लिखा, जस्ट नेम लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो आप एडिट नहीं कर सकेंगे, वो एज इट इज़ लिखी हुई आएगी, उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, मतलब जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। अब अगर समराइज करें तो हमने एडिट व्यू के अंदर क्या चेंजिंग्स की, हमने फर्स्ट चेंजिंग कही थी कि हमने जेंडर टेक्स्ट बॉक्स के बजाय हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवानी। उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन की अपने एडिट व्यू के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि डिपार्टमेंट ऑटो सेलेक्टेड ना हो, बल्कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और फिर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो उसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंजिंग कर दी। उसके बाद हमने कहा कि जो नेम है वो हम नॉन एडिटेबल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये चेंजिंग कर दी। सो इसको सेव करते हैं और बैक जाते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर और इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। सो हियर यू कैन सी द आउटपुट। और अगर हम यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करें, सपोज हम इस यूज़र को एडिट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। सो हियर यू कैन सी, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय। उसके बाद हम उसका एडिट व्यू उसको यूज़ कर रहे हैं या एडिट एक्शन मेथड कॉल हो रहा है और एम्प्लॉय नंबर 10 के ऊपर उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका नेम है वो नॉन एडिटेबल है। ठीक है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। सिमिलरली जेंडर जो है वो आपका यहाँ पे अब क्या आ रहा है, सिलेक्ट जेंडर आप कर सकते हैं और मेल और उसके करस्पॉन्डिंग चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट भी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, सो ये जो तीनों चेंजिंग्स हमने की थी एडिट व्यू के अंदर वो आपके यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि, मसला नहीं है एक्चुअली, ये जो नेम आपके यहाँ पे अली जो हम जिसको हमने नॉन एडिटेबल किया है, इसको एक्चुअली हम एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स लाइक, at this point we will still be able to change the name property of the employee using tools like Fiddler। ठीक है, सो ये टूल कौन सा है उसका यहाँ पे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। यूजिंग Fiddler to post data, Fiddler can be download from the following URL। आप इस URL से जाके जो Fiddler सॉफ्टवेयर है, इसको टूल जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, नॉन एडिटेबल जो जैसे हमने नेम जो फील्ड है उसको नॉन एडिटेबल बनाया है, उसको एडिट कैसे किया जा सकता है। सो उसकी प्रैक्टिस देखते हैं, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं हम अपने इसी वीडियो में। सो नाउ लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट कि किस तरह से इस नॉन एडिटेबल फील्ड को हम एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, Fiddler मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ Fiddler, और यहाँ पे आप सिंपली इसका URL कॉपी करेंगे इस व्यू का। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये Fiddler टूल हमारे सामने नज़र आ रहा है आपको। आप इसके कंपोज़र के ऊपर जाके टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, कंपोज़र, और यहाँ से पास्ट में गेट को सिलेक्ट करेंगे, गेट मेथड को, और यहाँ पे आप जाके जो URL आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये URL नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ से जाके इंस्पेक्टर के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडर्स क्या हैं, उसके टेक्स्ट व्यू क्या है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप वेब व्यू के ऊपर जाएं तो ये आपको वो व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपली आप इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक करें। ठीक है, और वापस Fiddler के ऊपर जाएं तो देख सकते हैं कि वो URL यहाँ पे दोबारा आ गया होगा। आप सिंपली क्या करना है, आपने जैसे ही आपने सेव व्यू के ऊपर क्लिक किया गूगल में भी और यहाँ पे भी, तो आप सिंपली उसके बाद यहाँ पे कंपोज़र सेलेक्ट करेंगे और इस URL को, जो ये URL आया है यहाँ पे, इसको कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। कॉपी नहीं करेंगे बल्कि इसको क्लिक करके सिंपली यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपके यहाँ पे नीचे रिक्वेस्ट बॉडी में
अगर आप इसको लेके जाएं तो यहाँ पे आपका नेम आ रहा होगा, नेम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रही है, नेम आ रहा है अली, जेंडर और इस सारी वैल्यू। आप सिंपली यहाँ पे जाके क्या करें, इस अली को रिप्लेस कर दें सपोज शहजाद के साथ, ठीक है, और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें, ठीक है, और ये यूआरएल यहाँ पे दोबारा आ गया है। आप सिंपली फिल्टर को यहाँ से क्लोज कर दें और वापस जाएं व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नेम अली के बजाय यहाँ पे शहजाद हो गया, हालांकि हमने इस फील्ड को क्या किया था, नॉन एडिटेबल किया था। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड अपडेट्स इन ASP.NET MVC. There are several ways to prevent name property from being updated. सो अनइंटेंडेड अपडेट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है अपडेट मॉडल, देन हमारे पास बाइंड एट्रीब्यूट है, और इसके बाद हमारे पास यूजिंग इंटरफेस। सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड अपडेट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, जिनमें ऑटो अपडेट मॉडल है, बाइंड है एंड इंटरफेस। सो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे बाइंड एट्रीब्यूट। सो नाउ लेट्स डिस्कस यूजिंग द बाइंड एट्रीब्यूट टू प्रिवेंट अपडेटिंग नेम प्रॉपर्टी यूजिंग टूल्स लाइक फिडलर। कि जो हम नॉन एडिटेबल फील्ड बना दी है, लेकिन उसको हमने देखा है कि हम उसको कुछ टूल्स के थ्रू हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे टूल्स के भी थ्रू भी हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनको अनइंटेंडेड अपडेट्स को रोका जा सके या उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। सो उसके लिए हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो। हम यहाँ से एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं और ओके। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉय कंट्रोलर में हमारे पास जो एडिट एक्शन मेथड है विद HTTP पोस्ट, वेयर इज एडिट, ओके दिस इज एडिट, और ये हमारे पास है एडिट एक्शन मेथड विद HTTP पोस्ट। इसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है, हमने जाके यहाँ पे हमारे पास बाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू हमने इसको करना है ना, तो हमारे पास बाइंड इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है, नेम को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और बाइंड एट्रीब्यूट सिर्फ इंक्लूड कर रहा है किनको, एम्प्लॉय आईडी को, जेंडर, सिटी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। अब जिसको हम नॉन एडिटेबल बनाना चाह रहे थे, हमने इसको यहाँ से वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हमने क्या कि यहाँ से जो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट था जिसको हम नॉन एडिटेबल बनाना चाह रहे हैं, उसको हमने यहाँ से इंक्लूड लिस्ट से निकाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय फ्रॉम db is equal to db dot employee डॉट सिंगल, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट emp डॉट एम्प्लॉय आईडी, और इसके साथ हम इज इक्वल टू किसको रख रहे हैं, इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय फ्रॉम db एम्प्लॉय फ्रॉम, एक्चुअली ई स्मॉल है यहाँ पे, एम्प्लॉय फ्रॉम db, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट जेंडर, एंड सिमिलरली फॉर, एक्चुअली यहाँ पे सेमीकोलन आना था, ओके। इसके बाद एम्प्लॉय फ्रॉम db, और इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है सिटी, सो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट सिटी, एंड सिमिलरली फॉर नेक्स्ट एट्रीब्यूट एम्प्लॉय फ्रॉम db डॉट नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय फ्रॉम db एम्प्लॉय फ्रॉम
db डॉट क्या है हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। सो एक्चुअली बी कैपिटल है हमारे पास, डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे कुछ स्पेल मिस्टेक है, ये सैलरी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा एडिट एक्शन मेथड था विद http पोस्ट, पहली चेंज हमने उसके अंदर क्या की, हमने यहाँ से नेम उसकी इंक्लूड लिस्ट से हटा दिया, और बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय फ्रॉम डीबी, और उसको हम फिर क्या कर रहे हैं, डी बी डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट सिंगल, और उसमें हम उसकी आईडी पास कर रहे हैं। उस आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसके हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, या एडिट की जा सकती है उसको। सो अगर हम इस एप्लीकेशन अभी रन करें यहाँ से, सो हेयर इज़ द आउटपुट, सो यू कैन सी। अब अगर हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, सपोज हम इस एम्प्लॉय को एडिट करना चाह रहे हैं, सो हियर यू कैन सी हाँ हमारे पास जो ये नेम एट्रीब्यूट है ये नॉन एडिटेबल है। इसको आप चेक कर सकते हैं फिडलर में जाके भी कि फिडलर के थ्रू इसको अपडेट नहीं किया जा सकता। इसको हम जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब हमने क्या किया, हमने अगर हम अपनी इस व्यू के ऊपर जाएं और यहाँ पे हमने सॉरी जो हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका जो एडिट फंक्शन है इसको हम सिंपली, अगर ये बाइंड एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पे इसको वैल्यू नेम पास भी कर दें फिर भी इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि हम इसको वैल्यूज़ ही सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट्स की पास कर रहे हैं जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, इसमें नेम हमने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। अब इसको हम किसी भी तरह इसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ से भी हमने इसको बाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ से भी इसको उस जो नेम हमारा एट्रीब्यूट है उसको एक्सक्लूड कर दिया हुआ है, ठीक है। सो अब इससे क्या मसला हो रहा है, हम इसको अगर सेव करेंगे बाकी एट्रीब्यूट, सपोज मैं इसको पाकपतन की बजाय लाहौर करता हूँ और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो वो कह रहा है कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब ये किस वजह से आ रहा है, और इसको अगर हम जाएं यहाँ पे हमारी जो, इसको मैं अगर यहाँ पे स्टॉप करूँ और अगर मैं हम यहाँ पे जाके देखें पी एम्प्लॉयज़ जो क्लास हमने क्रिएट की थी, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो नेम एट्रीब्यूट है फील्ड, जो नेम फील्ड है, जो नेम एट्रीब्यूट है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रिक्वायर्ड नहीं रखते, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव करके दोबारा उसको एग्जीक्यूट करूं एम्प्लॉय कंट्रोलर पे जाके, इसको यहाँ से एडिट करते हैं, और ये आपकी फील्ड नॉन एडिटेबल है, और सपोज मैं इसको यहाँ से जाके सपोज सिटी में चेंज कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, और मैं इसको सेव करता हूँ। सो इट्स गिविंग अस एन एक्सेप्शन अटैचिंग एन, ओके एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया है, हम एम्प्लॉय कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, सॉरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमने इसको अपडेट कर दिया था। इसको मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, एम्प्लॉय फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम डीबी, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। सो इसको मैं स्टॉप करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा इसको रन करते हैं यहाँ से। सो एक्चुअली यहाँ पे पहले हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, चूँकि हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया था एम्प्लॉय क्लास के, इसलिए हम इसको यहाँ पे भी न्यू ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। तो इसको अगेन रन करते हैं। सो हम यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसका सिटी सपोज चेंज करते हैं, और नेम तो हमारे पास नॉन एडिटेबल है, और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये सक्सेसफुली इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोबारा एडिट के ऊपर जाएं और इसके नेम को अपडेट करने की कोशिश करें यूजिंग फिडलर, तो देखते हैं कि यह अब एडिटेबल रहा है या नहीं रहा। सो अगेन फिडलर ओपन करते हैं यहाँ से, कंपोज़र के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे गेट सेलेक्ट करते हैं और इसमें जाके यूआरएल पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, और इस लिंक के ऊपर जाके इंस्पेक्टर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे वेब व्यू करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो आपके पास एप्लीकेशन की आउटपुट आ रही है क्रोम के ऊपर, उसको भी जाके सेव पे क्लिक करते हैं। सो अगेन फिडलर के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यूआरएल
दोबारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम कंपोज़र के ऊपर क्लिक करके इसको अगेन यहाँ से, ये हमने लिंक पहले लिया था, इसको अगेन यहाँ से ये वाला लिंक जो है यहाँ पे अगेन उठा के लाते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ से आके नेम को अपडेट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम शहजाद टू सपोज इसे कह देते हैं अहमद, ठीक है। अब देख इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिडलर को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी ये अब आपकी अगेन फील्ड क्या है, नॉन एडिटेबल है, ठीक है। आप मतलब कि आपको इसको बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए भी आप इस जो नॉन एडिटेबल फील्ड आपने बनाई है उसको अपडेट या उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने जो हमारे पास क्रिएट व्यू था उसको हमने देखा कि उसके अंदर चेंजिंग्स कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर हमने जो व्यू के अंदर जो चेंजिंग्स की थी डिपार्टमेंट आईडी की या जेंडर की, ठीक है, या फील्ड्स को हमने रिक्वायर्ड बनाया था। इसी तरह हमने उसके बाद इंडेक्स व्यू के ऊपर चेंजिंग्स की थी, ठीक है, मींस कि यहाँ पे नेम के बजाय डिपार्टमेंट नेम मेंशन किया। और फिर हमने एडिट व्यू के अंदर कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है। और एडिट व्यू के अंदर भी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जेंडर है और जो डिपार्टमेंट आईडी है इनमें हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड किए और फिर नेम को हमने नॉट एडिटेबल फील्ड बनाया, ठीक है। और अब इस जो हमने नेम को नॉन एडिटेबल फील्ड बनाया है और एम्प्लॉयज़ क्लास के ऊपर जाके हमने क्या किया है उसको, अगर हम एम्प्लॉयज़ क्लास में जाएं, पी एम्प्लॉयज़ क्लास जो है इसमें हमने जाके ये क्या कर दिया, नेम जो फील्ड है इसको हमने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया, ये हमने इसको कमेंट किया, मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड नहीं रही। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं क्रिएट न्यू के ऊपर जाऊं और मैं जेंडर सेलेक्ट करूं सपोज फीमेल, सिटी सेलेक्ट करूं सपोज पाकपतन और सैलरी सपोज यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट करूं और डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करूं आईटी और इसमें क्रिएट पे क्लिक करूं तो ये अब मेरी जो नेम फील्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हमने उसको नॉट रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम एडिट व्यू के ऊपर तो हम उसको जाके कह रहे हैं कि वो एडिट के टाइम पे तो वो नॉन एडिटेबल रहे और वो उसके अंदर ना आए, ठीक है, ताकि उसको हम एडिट ना कर सकें। लेकिन क्रिएट के अंदर तो ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। बात समझ आई? एडिट व्यू के अंदर हमने इसको कर दिया था कि ये रिक्वायर्ड फील्ड ना हो, क्योंकि हम उसे हाइड कर रहे हैं और उसे हम नॉन एडिटेबल कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो दैट टाइम ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए चलें इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और जाते हैं वापस एप्लीकेशन के ऊपर और एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं। और अब यहाँ आके हमने क्या करना है, हमने यहाँ आके जो हमारे पास क्रिएट जो हमारे पास एक्शन मेथड है विद पोस्ट HTTP पोस्ट, ये हमारे पास क्रिएट एक्शन मेथड है विद HTTP पोस्ट और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइंड इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इफ रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, क्या हमारा जो एम्प्लॉय डॉट नेम अगर एम्प्टी हो तो क्या करे ये शो करवाए, सॉरी यहाँ पे क्या करना था, डबल पेरेंथेसिस ऑफ करनी है, ओके। सो अगर हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है एम्प्लॉय डॉट नेम वो नल हो या एम्प्टी हो तो हमने क्या शो करवाना है, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, क्या एरर शो करवाना है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो सिंपली ये डिस्प्ले करवा दें कि हमने सिंपली हम जो हमारी जो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास है उसका जो क्रिएट मेथड है विद HTTP पोस्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी जो नेम स्ट्रिंग अगर आ रही है वो एम्प्टी आ रही है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली एक एरर शो करवाना है कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो लेकिन इसको हमने पैरामीटर पास करना है, ओके, कौन सी स्ट्रिंग, नेम, ठीक है।
नेम, ठीक है। सो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट, ठीक है। कि नेम फील्ड के अगेंस्ट अगर वो एरर मतलब एम्प्टी आ रही है तो हमने क्या करना है कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसको द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं यहाँ से। सो ये आउटपुट हमारे सामने आ गई है। और अगर हम यहाँ पे इसको अगेन इसको क्रिएट न्यू करें और न्यू एम्प्लॉय ऐड करें, सपोज यहाँ पे हम इसका जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और सिटी सपोज दिहाड़ी कह देते हैं इसे, सैलरी कुछ सेट कर देते हैं सपोज 1000 और डिपार्टमेंट में से हम चूज कर लेते हैं आईटी। नेम यहाँ पे मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सो नाउ यू कैन सी अब आपके पास एरर आ रहा है कि द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। आया कि हमने जो पी एम्प्लॉय पार्शियल एम्प्लॉय क्लास थी उसमें हमने इसको नॉन रिक्वायर्ड कहा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है, जो इसका क्रिएट मेथड है एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर उसमें हमने क्या कह दिया है कि अगर एम्प्लॉय नेम अगर हम आपके पास एम्प्टी हो तो वो क्या करे, मॉडल एरर शो करे कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने चलें इसको नाम दे देते हैं सपोज काशिफ, ठीक है, और इसको क्रिएट करते हैं। सो इट्स सक्सेसफुली क्रिएटेड। सिमिलरली हम एडिट करते हैं इसको और यहाँ पे चूँकि अब नेम को तो हम एडिट कर नहीं सकते, चलें इसको एज इट इज़ सेव कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमने पूरी इस एग्जांपल में क्या बात की, डिमॉन्स्ट्रेशन में ये जो लेक्चर हमने डिस्कस किया हमने उसमें सबसे पहले क्या किया, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हमने मॉडल कनेक्टिविटी की। और जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास वो दो टेबल्स थे जो कि हमने डेटाबेस से उठाए, ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ ऑटो जनरेटेड व्यूज़ क्रिएट हुए, एडिट व्यू, क्रिएट व्यू, डिलीट व्यू, डिटेल्स व्यू। और फिर उसमें हमने कुछ एडिट व्यू में कुछ चेंजिंग्स की थी, लाइक एडिट व्यू में हमने चेंजिंग्स की कि वो यूज़र का जो जेंडर है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए, डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट्स जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए, नेम वो उसको हमने नॉन एडिटेबल किया कि वो यूज़र जो है उसको एडिट ना कर सके। सिमिलरली हमने क्रिएट व्यू के अंदर कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है। और उसी तरह फिर हमने इंडेक्स के ऊपर कुछ चेंजिंग्स की थी कि नेम के बजाय डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले हो। इस तरह अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये भी ऑटो जनरेटेड है, इसमें हमने कोई चेंजिंग्स नहीं की। बैक टू लिस्ट यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और बैक टू लिस्ट जाते हैं और यहाँ से अगर हम डिलीट के ऊपर क्लिक करें, सपोज हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं जो जिसका नेम नहीं है, सपोज मैं इसको यहाँ पे सिंपली डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपसे यहाँ से कंफर्मेशन मैसेज ले रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। सो अगर आप अगेन डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होगा, ठीक है। सो ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। अब ये सारी चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही, इसके अगेंस्ट आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर भी ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ठीक है। सो सपोज हम क्या करते हैं, उसी डेटाबेस के अंदर जाते हैं, SSMS विच इज़ सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डेटाबेस। हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, MVC_CRUD DB। और इसको ओके यूज़ सिर्फ डेटाबेस का नाम लिखते हैं और इसको हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे देखें जो आपकी आउटपुट है, यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। पहले जो डाटा था हमारे पास सिर्फ ये 8 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, शहबाज तक। इसके बाद शहजाद और काशिफ ये हमने बाद में यूजिंग एप्लीकेशन हमने इंसर्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें अपनी डेटाबेस में तो ये यूज़र्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज़ में अगर आप देखें तो 8 के बाद 10 आ रहा है और फिर 12 आ रहा है। एक्चुअली एम्प्लॉय जो आईडी है वो हमने प्राइमरी की बनाई हुई है, तो जो एम्प्लॉयज़ हमने ऐड करके डिलीट कर दिए थे तो वो आईडीज़ यहाँ से मिस्ड हैं, ठीक है। लाइक हमने कुछ एम्प्लॉयज़ ऐड करके डिलीट भी किए थे। सो दैट्स वाई वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय आईडीज़ यहाँ पे स्किप हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंट्रीज़ या वो जो एंट्रीज़ हम हमने डिलीट कर दी हुई हैं। सो जैसे जिस तरह हम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे उसी तरह हमारी बैक एंड के ऊपर जो डाटाबेस है वो भी अपडेट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ how we can connect a database to an ASP.NET MVC एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह से ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि हम डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं
इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन, एंड उनका इनफैक्ट उनका जो इफेक्ट है वो भी साथ साथ डेटाबेस के ऊपर आपकी हो रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इन योर लर्निंग। सो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।